नमस्कार, मैं नेहा आपका स्वागत करती हूँ इनसाइड डेली में। सिर्फ 10 मिनट 10 टॉप न्यूज आपको रखे सबसे आगे। आज की टॉप हेडलाइंस हैं: पृथ्वीराज चौहान की विवादित टिप्पणी और भारत अमेरिका संबंधों पर राजनीतिक घमासान। उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग द्वारा 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाए। सुप्रीम कोर्ट की दिल्ली प्रदूषण और CAQM की विफलता पर कड़ी फटकार। अमेरिका द्वारा राष्ट्रपति मादुरो का अपहरण और वेनेजुएला के तेल पर कब्जा। डोनाल्ड ट्रंप की ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकी और डेनमार्क की चेतावनी। भारतीय सेवा क्षेत्र में मंदी, दिसंबर में PMI गिरकर 58 पर। रिलायंस और HDFC बैंक के शेयरों में बड़ी गिरावट। शेयर मार्केट अपडेट। टॉप 5 गेनर्स एंड लूजर्स एंड कमोडिटी प्राइसेस। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड BCB का भारत में T20 वर्ल्ड कप खेलने से इनकार। चलिए रुक करते हैं अपनी पहली खबर पर। पृथ्वीराज चौहान की विवादित टिप्पणी और भारत अमेरिका संबंधों पर राजनीतिक घमासान। हो नहीं सकता। तो अब सवाल है कि क्या जो वेनेजुएला में हुआ इस तरह से कुछ होगा क्या भारत में? हमारे प्रधानमंत्री को किडनैप करके ट्रंप साहब ले जाएंगे क्या भारत की संप्रभुता पर कोई विदेशी साया पड़ सकता है या यह केवल विपक्षी नेताओं की कल्पना है? आज पूरे देश में कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान के एक बयान ने हड़कंप मचा दिया है। चौहान ने वेनेजुएला में हुए अमेरिकी ऑपरेशन का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर विवादित टिप्पणी की है। उन्होंने पूछा, क्या ट्रंप हमारे प्रधानमंत्री को भी किडनैप कर सकते हैं? इस बयान ने सोशल मीडिया से लेकर गलियारों तक आग लगा दी है। भाजपा ने इसे देश का अपमान बताया है और कांग्रेस से माफी की मांग की है। आइए इस खबर की गहराई में चलते हैं और जानते हैं कि आखिर चौहान ने ऐसा क्या कहा। वेनेजुएला में अमेरिका ने हाल ही में राष्ट्रपति मादुरो को उनके महल से उठाकर न्यूयॉर्क की अदालत में खड़ा कर दिया है। इसी घटना को आधार बनाकर चौहान ने भारत की सुरक्षा और संप्रभुता पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका किसी देश से चुने हुए नेता के साथ ऐसा करता है तो क्या कोई सुरक्षित है? भाजपा प्रवक्ता ने इसे राष्ट्र विरोधी सोच करार दिया है। संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस हमेशा विदेशी ताकतों का सहारा लेकर भारत को नीचा दिखाना चाहती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चौहान का यह बयान रणनीतिक रूप से कांग्रेस के लिए घातक हो सकता है। ऐसे में विपक्ष का यह रुख भारत की एकजुटता की छवि को नुकसान पहुंचाता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या चौहान का बयान जायज था या उन्होंने सीमा लांघ दी है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। चलिए रुक करते हैं अपनी दूसरी खबर पर। उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग द्वारा 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाए। उत्तर प्रदेश, जहां दिल्ली का रास्ता खुलता है, वहां एक ऐसी खबर आई है जो चुनाव के नतीजे बदल सकती है। क्या आपने अपनी वोटर ID चेक की है? कहीं आपका नाम तो लिस्ट से गायब नहीं? यूपी चुनाव आयोग ने एक ही झटके में 2 करोड़ 89 लाख वोटर्स के नाम काट दिए हैं। जैसे ही ये खबर आई, समाजवादी पार्टी के दफ्तर में खलबली मच गई। अखिलेश यादव ने इसे लोकतंत्र का एनकाउंटर बताया है, लेकिन चुनाव आयोग का तर्क कुछ और ही है। आइए समझते हैं कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर नाम क्यों और कैसे कटे। आयोग का कहना है कि उन्होंने SIR यानी स्पेशल इंक्वायरी एंड रिवीजन किया है। इसमें उन वोटर्स को हटाया गया है जो या तो मर चुके हैं या फिर दो जगह वोट डाल रहे थे। डेटा के मुताबिक यूपी में करीब 15 करोड़ से ज्यादा वोटर्स थे। विपक्षी दलों का आरोप है कि प्रशासन ने जानबूझकर उन इलाकों के नाम काटे हैं जहां भाजपा कमजोर है। पश्चिमी यूपी और पूर्वांचल के कई जिलों में भारी कटौती हुई है। अखिलेश यादव ने दावा किया है कि विशेष रूप से मुस्लिम और यादव बहुल इलाकों में BLO ने गड़बड़ी की है। भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि सपा को फर्जी वोटिंग की आदत है, इसलिए उन्हें तकलीफ हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में एक वर्कशॉप में कहा कि वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण निष्पक्ष चुनाव की पहली शर्त है। भाजपा ने अपने कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर लिस्ट चेक करने का निर्देश दिया है। यूपी वोटर लिस्ट के नए आंकड़े, हटाए गए कुल वोटर्स हैं 2 करोड़ 79 लाख 12,345। वहीं नए जोड़े गए वोटर्स हैं 12,45,000, जिनमें की अधिकांश युवा हैं। सबसे ज्यादा कटौती वाले जिले हैं कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद और वाराणसी। चुनाव आयोग ने 6 जनवरी से 6 फरवरी तक का समय दिया है। इस एक महीने में आप अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं और नाम वापस जुड़वा सकते हैं। प्रशासन ने 15,000 नए पोलिंग बूथ बनाने की भी घोषणा की है। लेकिन सवाल यह है कि क्या एक आम आदमी को पता भी है कि उसका नाम कट गया है? चुनाव आयोग ने एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है, वोटर सर्च। आप अपना एपिक नंबर डालकर तुरंत चेक कर सकते हैं। आयोग ने हेल्पलाइन नंबर 1950 जारी किया है। किसी भी गड़बड़ी की शिकायत तुरंत दर्ज करवाएं। चलिए रुक करते हैं अब अपनी अगली खबर पर।
सुप्रीम कोर्ट की दिल्ली प्रदूषण और CAQM की विफलता पर कड़ी फटकार। दिल्ली की हवा एक बार फिर गंभीर रूप से प्रदूषित हो गई है। आज सुबह कई इलाकों में AQI 350 के पार दर्ज किया गया, जबकि चांदनी चौक में AQI 380 तक पहुंच गया। इस मुद्दे पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया। जस्टिस सूर्यकांत ने प्रदूषण पर नियंत्रण में नाकामी को लेकर CAQM को फटकार लगाते हुए पूछा, क्या आप चाहते हैं कि दिल्ली के लोग सांस लेना बंद कर दें? अदालत CAQM के उस बयान से नाराज दिखी जिसमें आयोग ने प्रदूषण के कारण समझने के लिए 2 महीने का समय मांगा था। कोर्ट ने इसे लापरवाही बताते हुए सिर्फ 2 हफ्तों में रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की सीमाओं पर ट्रैफिक जाम और टोल प्लाजा को प्रदूषण का बड़ा कारण बताया। कोर्ट के मुताबिक भारी वाहनों से निकलने वाला धुआं कुल प्रदूषण का करीब 40% है। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि टोल प्लाजा शहर से बाहर क्यों नहीं शिफ्ट किए जा रहे और ट्रैफिक को डिजिटल तरीके से क्यों नहीं नियंत्रित किया जा रहा। अदालत में पेश आंकड़ों के अनुसार वाहनों से उत्सर्जन 45%, निर्माण की धूल 25%, कचरा जलाना और पराली 15% और उद्योगों का धुआं 15% प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि सिर्फ पराली को दोष देना पर्याप्त नहीं है। दिल्ली के अंदर के स्थानीय प्रदूषण पर अब तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई। कोर्ट ने यह भी बताया कि दिल्ली में PM 2.5 का स्तर सामान्य से 15 गुना अधिक है। इसका असर बच्चों और बुजुर्गों पर धीमे जहर की तरह पड़ रहा है। अस्पतालों में सांस के मरीजों की संख्या 30% तक बढ़ गई है। अदालत ने इस मॉक टावर्स पर हुए खर्च को जनता के पैसे की बर्बादी बताया और अधिकारियों को मैदान में उतरकर काम करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने विशेषज्ञों की आपात बैठक बुलाने और उसके फैसले सार्वजनिक करने का आदेश भी दिया। ऑड इवन सिस्टम को लेकर भी कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी है। हालांकि पहले के अनुभव बताते हैं कि इससे सिर्फ 5% राहत मिलती है। अदालत ने चेतावनी दी है कि अगर अगली सुनवाई तक जमीनी सुधार नहीं दिखा तो भारी जुर्माना लगाया जाएगा। अदालत ने चेतावनी दी है कि अगर अगली सुनवाई तक जमीनी सुधार नहीं दिखा तो भारी जुर्माना लगाया जाएगा और जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। चलिए रुक करते हैं अपनी अगली खबर पर। अमेरिका द्वारा राष्ट्रपति मादुरो का अपहरण और वेनेजुएला के तेल पर कब्जा। दुनिया की राजनीति में आज एक बेहद चौंकाने वाला घटनाक्रम सामने आया है। अमेरिका पर आरोप है कि उसने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनके घर से हिरासत में लेकर न्यूयॉर्क की जेल में बंद कर दिया है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पोस्ट की गई तस्वीर के बाद यह मामला वैश्विक बहस का विषय बन गया है। अमेरिका का दावा है कि मादुरो पर ड्रग तस्करी के गंभीर आरोप हैं, लेकिन जानकार साफ कह रहे हैं असल खेल ड्रग्स का नहीं बल्कि ब्लैक गोल्ड यानी तेल का है। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार यानी कि 303 बिलियन बैरल मौजूद है, जो सऊदी अरब से भी ज्यादा है। ट्रंप ने खुले तौर पर कहा है कि अमेरिका वहां की तेल रिफाइनरियों को ठीक करेगा और मुनाफा कमाएगा। आरोप है कि अमेरिका अब वेनेजुएला के तेल संसाधनों पर सीधा नियंत्रण चाहता है। शेवरॉन और एक्सॉन मोबिल जैसी अमेरिकी कंपनियों के तेल कुओं पर कब्जे की तैयारी बताई जा रही है। इस कदम को 21वीं सदी का नया साम्राज्यवाद कहा जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप तेल को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वैश्विक तेल कीमतें गिरें और रूस की अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़े। इसी वजह से रूस और चीन को चेतावनी दी गई है कि रूस का वेनेजुएला में अरबों डॉलर का निवेश अब खतरे में है। पुतिन ने इसे अंतर्राष्ट्रीय डकैती करार दिया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इस मुद्दे पर भारी हंगामा हुआ। वेनेजुएला के राजदूत ने कहा हमारी आजादी का कत्ल हो गया है, लेकिन अमेरिका ने वीटो का इस्तेमाल कर किसी भी प्रस्ताव को रोक दिया। अमेरिका का कहना है कि वह वेनेजुएला में लोकतंत्र और सुरक्षा बहाल करना चाहता है, लेकिन जमीन पर हालात अलग हैं। मादुरो समर्थक सड़कों पर हैं और देश में गृह युद्ध जैसे हालात बनते दिख रहे हैं। मानवाधिकार संगठनों ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का अंत बताया है। चलिए रुक करते हैं अब अपनी अगली खबर पर। डोनाल्ड ट्रंप की ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकी और डेनमार्क की चेतावनी। दुनिया की राजनीति में एक नया भूचाल आता दिख रहा है। वेनेजुएला विवाद के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर दावा ठोक दिया है और इस बार बात सिर्फ डील की नहीं, सीधी धमकी की है।
ट्रंप ने बयान दिया है कि हमें ग्रीनलैंड चाहिए और डेनमार्क इसे सुरक्षित नहीं रख सकता। इस बयान के बाद यूरोप में हड़कंप मच गया है। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेट फ्रेडरिक्सन ने इसे अमेरिका का पागलपन बताया और चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर हमला किया तो नाटो का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। ट्रंप की एक अपमानजनक टिप्पणी, जिसमें उन्होंने डेनमार्क की सुरक्षा को डॉग स्लैश तक सीमित बताया, ने पूरे यूरोप को नाराज कर दिया है। विशेषज्ञों के मुताबिक ग्रीनलैंड ट्रंप के लिए इसलिए अहम है क्योंकि यह दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, आर्कटिक के केंद्र में स्थित है और यहाँ रेयर अर्थ मिनरल्स, यूरेनियम और लिथियम का विशाल भंडार है। ट्रंप का दावा है कि रूस और चीन इस क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा, चीन पोलर सिल्क रॉड बनाना चाहता है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। ट्रंप के करीबी स्टीफन मिलर ने यहाँ तक कह दिया कि ग्रीनलैंड में सिर्फ 57,000 लोग रहते हैं और वहाँ सैन्य ताकत की भी जरूरत नहीं। उन्होंने डेनमार्क के संप्रभु अधिकारों पर ही सवाल उठा दिए। हालांकि ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेंस फ्रेडरिक निल्सन ने साफ कहा, ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है, हम वेनेजुएला नहीं है। ट्रंप ने इस मुद्दे पर 20 दिन की डेडलाइन दी है, जिससे नॉर्डिक देशों में डर का माहौल है। विशेषज्ञ मानते हैं कि ट्रंप ग्रीनलैंड को अमेरिका का 51वां राज्य बनाना चाहते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है और भविष्य के वैश्विक व्यापारिक रास्ते यहाँ से गुजरेंगे। जो ग्रीनलैंड को कंट्रोल करेगा वह वैश्विक व्यापार पर असर डाल सकेगा। ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर यूरोप ने दखल दिया तो अमेरिका नाटो से बाहर निकल सकता है और यूरोप को रूस के भरोसे छोड़ सकता है। इस बीच फ्रांस और जर्मनी समेत यूरोपीय देशों ने डेनमार्क के समर्थन में एकजुटता दिखाई है और ट्रंप के इस साम्राज्यवादी रवैये का विरोध किया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या अमेरिका अपने ही सहयोगी देश पर दबाव या हमला करेगा और क्या यह टकराव यूरोप को एक नए युद्ध की ओर धकेल देगा? आप इस विषय में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके बताएं। चलिए रुक करते हैं अपनी अगली खबर पर। भारतीय सेवा क्षेत्र में मंदी, दिसंबर में पीएमआई गिरकर 58 पर। भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख इंजन सेवा क्षेत्र की वृद्धि में दिसंबर 2025 में गिरावट देखी गई है। HSBC इंडिया सर्विसेज पीएमआई नवंबर के 59.8 से गिरकर 58 पर आ गया है। हालांकि यह अभी भी 50 के स्तर से ऊपर है, लेकिन यह जनवरी 2025 के बाद सबसे धीमी वृद्धि दर है। चलिए रुक करते हैं अब शेयर मार्केट अपडेट पर। निफ्टी 26,200 के नीचे और सेंसेक्स में 376 अंकों की गिरावट। 6 जनवरी 2026 को भारतीय शेयर बाजार में भारी बिकवाली देखी गई। सेंसेक्स 376.28 अंक गिरकर 85,063.34 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 50 सूचकांक 71.60 अंक गिरकर 26,178.70 पर आ गया। बाजार में इस गिरावट के पीछे मुख्य कारण अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा भारत पर टैरिफ लगाने की चेतावनी और विदेशी संस्थागत निवेशकों FIIs की निरंतर बिकवाली है। गिरावट के मुख्य कारण है ट्रंप की टैरिफ धमकी। ट्रंप ने रूसी तेल खरीदने पर भारत के खिलाफ नए टैरिफ लगाने के संकेत दिए हैं। FII बिकवाली। विदेशी निवेशकों ने पिछले 6 महीनों में 1,85,000 करोड़ के शेयर बेचे हैं। वेनेजुएला संकट। अमेरिका द्वारा मादुरो की गिरफ्तारी के बाद भू राजनीतिक अनिश्चितता बढ़ी है। शेयर बाजार में आज मिला जुला रुख देखने को मिला। कुछ शेयरों ने जबरदस्त तेजी दिखाई तो कुछ बड़े नामों पर बिकवाली का दबाव रहा। सबसे पहले बात करते हैं टॉप गेनर्स की। आज के टॉप गेनर्स में इंडिया एनर्जी एक्सचेंज सबसे आगे रहा। शेयर में करीब 10% की तेजी दर्ज की गई। इसके बाद गोल्डियम इंटरनेशनल करीब 8.5% ऊपर बंद हुआ। साउथ इंडियन बैंक में भी अच्छी खरीदारी दिखी और शेयर 6% से ज्यादा चढ़ा। एथर इंडस्ट्रीज में लगभग 6% की मजबूती रही, जबकि क्रिसिल ने भी करीब 5% की बढ़त दर्ज की। अब नजर डालते हैं आज के टॉप लूजर्स पर। सबसे ज्यादा गिरावट ट्रेंट लिमिटेड में देखने को मिली। शेयर करीब 9% टूट गया। सुप्रीम पेट्रोकेम में 6% से ज्यादा की गिरावट रही। वीए टेक, वेबग और वी मार्ट रिटेल दोनों में करीब 5% से ज्यादा की कमजोरी देखने को मिली। वहीं CSB बैंक भी लगभग 5% की गिरावट के साथ बंद हुआ। अब बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की। सोने में आज हल्की मजबूती रही। गोल्ड की कीमत करीब 0.6% बढ़कर 1,38,981 रुपए के आसपास पहुंच गई। चांदी ने आज सबसे मजबूत प्रदर्शन किया। सिल्वर में करीब
4.7% की तेजी रही और कीमत 2,57,723 रुपए के स्तर पर पहुंची। वहीं क्रूड ऑयल में दबाव देखने को मिला। कच्चा तेल करीब 1% गिरकर 5,219 रुपए पर ट्रेड करता दिखा। नेचुरल गैस में भी कमजोरी रही और इसमें करीब 2.4% की गिरावट दर्ज की गई। बेस मेटल्स की बात करें तो यहाँ तस्वीर थोड़ी पॉजिटिव रही। कॉपर में करीब 1.6% की तेजी, जिंक में 1.3% की बढ़त और लेड ने करीब 4.7% की मजबूत छलांग लगाई। कुल मिलाकर आज शेयर बाजार में सेक्टर वाइज मूवमेंट दिखा, जबकि कमोडिटी मार्केट में कीमती धातुएं मजबूत और एनर्जी सेगमेंट दबाव में रहा। चलिए रुक करते हैं अब अपनी अगली खबर पर। रिलायंस और एचडीएफसी बैंक के शेयरों में बड़ी गिरावट। बाजार की गिरावट में भारी वजन रखने वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज और एचडीएफसी बैंक के शेयरों का बड़ा हाथ रहा। रिलायंस के शेयर इंट्राडे में 5% तक गिर गए, जबकि एचडीएफसी बैंक के शेयर Q3 बिजनेस अपडेट के बाद 2% फिसल गए। प्रमुख स्टॉक मूवमेंट। रिलायंस इंडस्ट्रीज 1,506 पर बंद हुआ। वेनेजुएला संकट के कारण वैश्विक रिफाइनरी मार्जिन पर अनिश्चितता का असर दिखा। एचडीएफसी बैंक 963.80 पर बंद हुआ। बैंक के जमा वृद्धि आंकड़ों ने निवेशकों को निराश किया। चलिए रुक करते हैं अब स्पोर्ट न्यूज पर। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का भारत में T20 वर्ल्ड कप खेलने से इनकार। क्रिकेट की दुनिया से आज एक ऐसी खबर आई है जिसने 2026 के T20 वर्ल्ड कप पर संकट के बादल खड़े कर दिए हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने साफ कह दिया है कि हम अपनी टीम भारत नहीं भेजेंगे। यह विवाद केवल क्रिकेट का नहीं, बल्कि दो पड़ोसी देशों के बीच के तनाव का चरम है। क्यों बांग्लादेश भारत आने से डर रहा है, या यह केवल एक कूटनीतिक दबाव है? बीसीबी अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम ने कहा है कि मौजूदा हालात में भारत हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। उन्होंने आईसीसी को एक आधिकारिक ईमेल भेजकर अपने सभी मैच श्रीलंका शिफ्ट करने की मांग की है। लेकिन इस विवाद की असली जड़ मुस्तफिजुर रहमान और आईपीएल में छिपी है। हाल ही में बीसीसीआई ने मुस्तफिजुर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम से बाहर करने का फरमान जारी किया। इसके पीछे डेवलपमेंट्स ऑलराउंड का हवाला दिया गया। जवाब में बांग्लादेश सरकार ने अपने देश में इस साल के आईपीएल के प्रसारण पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है और अब मामला वर्ल्ड कप के बहिष्कार तक पहुंच गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। आपका दिन मंगलमय।